हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, है ना, एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में, है ना, मादा जनन तंत्र को कवर कर रहे थे, लेकिन उसमें हम पूरा कवर नहीं कर पाए थे, है ना। उसमें केवल हम लोग अंडाशय को ही कवर कर पाए थे, लेकिन हाँ, जितना उसमें चीज पढ़े, एक एक चीज आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, सटीक समझ में आया होगा, है कि नहीं बात। तो आज जो भी बचा हुआ पार्ट था, बचा हुआ जो चीजें थी, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो भी बचा हुआ पार्ट था, उसको आज हम लोग कवर करेंगे, है ना, और एकदम बेहतरीन तरीका से कवर करेंगे, है ना। आराम आराम से धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। ज्यादा घबराना, मतलब ज्यादा घबराना नहीं है, बस ध्यान से आप लोगों को लेक्चर को देखना है ना। फिर आपको यहाँ से नोट्स बनाना है और फिर उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लेना है, फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको यही सारी चीज़ें याद हो जाए, है ना, लेकिन फिर भी आपको, है ना, कि अगर आपको याद रखना है हमेशा के लिए तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो है ना, ये डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, पहले ही बना दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डायग्राम बनाने में फिर ज़्यादा समय लग जाता, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो समय को बचाने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम पहले ही बना दिए हैं। आप चाहें तो इसको देख के आप लोग बना सकते हैं, है ना। और देख के अगर आप लोग बनाएंगे और दो तीन बार अभ्यास कर लेंगे तो आपको इस डायग्राम भी बनाने आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें हम कोई चीज़ को भी रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, सब चीज़ को आपके सामने हम रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि पिछला लेक्चर जो देखे होंगे विद्यार्थी, उनको पता होगा कि कौन क्या होता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम सारे चीज़ के बारे में बताए थे कि कहाँ पे कौन चीज़ व्यवस्थित होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। लेकिन फिर भी अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर को, वो अगर इसको देखेंगे उनको भी समझ में आएगा। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको पूरी तरह से मादा जनन तंत्र के बारे में जानना है, पूरी जानकारी लेनी है, कहा गया है ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है ना। तो आपको अगर पूरा ज्ञान लेना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आप पहले जाके फर्स्ट लेक्चर को देखिए, पार्ट 1 को देखिए, फिर आज ये वाला सेकेंड लेक्चर को देखिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं बात। चलिए, तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं। हालांकि हम बताए थे पीछे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखना जरूरी है ना। क्या है जी? मादा जनन तंत्र के अंतर्गत, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंतर्गत, है ना, आने वाले अंग, है ना, आने वाले अंग, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मादा जनन तंत्र में सम्मिलित अंग, है ना। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? तो सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला जो हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में, सबसे पहला यही आता है, अंडाशय। सबसे पहला क्या होता है? अंडाशय होता है, अंडाशय, है ना। उसके बाद अंडाशय के बाद, एक मिनट, अरे अच्छा से लिखा जाए, कोई बात ना, होता है अंडाशय। अंडाशय के बाद फिर क्या आता है? अंडाशय के बाद अगर आप लोग जाएंगे तो ये नली आपको दिख रही है, ये नली का नाम है अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी या फैलोपियन नालिका भी इसको बोला जाता है। तो दूसरा जो हम लोग ने देखा था क्या था? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या फिर इसको बोलते हैं डिम्बवाहिनी, या इसी को बोला जाता है फैलोपियन नालिका। फैलोपियन नालिका, सही है। ये तीसरा, हाँ, क्या था? दूसरा अंग था। तीसरा जो अंग था वो था आपका गर्भाशय। क्या था? गर्भाशय, है ना। चौथा आपका अंग था ग्रीवा, ठीक है। पांचवा जो अंग था वो था योनि,
है ना। योनि के बाद छठा था आपका बाह्य जनन इंद्रियां, बाह्य जनन इंद्रियां। ठीक है। सातवां जो अंग था आपका, सातवां क्या था, स्तन ग्रंथियां। और सबसे लास्ट जो था वो था पार्थोलिन ग्रंथियां, आठवां, बार्थोलिन ग्रंथियां। सही है। तो 8 अंग आते हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत, है कि नहीं बात। अच्छा, इसकी संख्या भी हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे, है ना, कि अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय कितना होता है, तो अंडाशय होता है एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब 2, है ना। उसके बाद अंडवाहिनी भी है, क्या होता है, एक जोड़ी, ये भी होता है, ये भी होता है एक जोड़ी। ठीक है, सही है। गर्भाशय एक ही होता है, ग्रीवा भी एक ही होता है, योनि भी एक ही होता है। बाह्य जनन इंद्रिया भी इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज आते हैं, बाह्य जनन इंद्रिया के अंतर्गत, उसको भी हम यहाँ लिख ही देते हैं। हालांकि पहले देख लेते हैं स्तन ग्रंथिया कितना होता है, स्तन ग्रंथिया भी एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी। और स्तन ग्रंथिया के बाद होता है बार्थोलिन ग्रंथिया, ये भी क्या होता है, ये भी एक जोड़ी होता है। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, है ना। एक बात और देख लीजिए, जो बाह्य जनन इंद्रियां हैं इसके अंतर्गत कुछ अंग आते हैं, कौन कौन से अंग है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो बाह्य जनन इंद्रिया के अंतर्गत सबसे पहला जो अंग आता है उसका नाम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जघन सेल, उसको बोलते हैं जघन सेल, जघन सेल। ठीक है। दूसरा जो अंग आता है वो आता है वृहद भगोष्ठ, वृहद भगोष्ठ, है ना। तीसरा आता है लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, है ना। चौथा आता है आपका भगसेक, है ना, चौथा क्या आता है, भगसेक, है ना। और इसी में एक और चीज पढ़ेंगे अपन, एक और अंग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आता है योनि छद, योनि छद। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इसी का पार्ट है बाह्य जनन इंद्रिय का। तो इतना सारा चीज हमको आज देखते हैं कितना कवर होता है, प्रयास करेंगे पूरा चीज कवर हो जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर हम बात करें एक एक करके, अब इसका सबका अगर लोकेशन देखा जाए, तो ये जो दिख रहा है अंडाकार संरचना, ये है ना, दोनों साइड है एक एक एक, तो एक जोड़ी है, यही आपका है अंडाशय, यही जो संरचना है यही आपका क्या है, यही आपका अंडाशय। सही है। अंडाशय के बाद जो ये पूरा नली दिख रहा है, यहाँ से लेके पूरा नली यहाँ तक, ये पूरा नली, ये पूरा नली की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा नली का जो नाम है, ये पूरे नली का नाम है वो फैलोपियन नालिका। ठीक है, लिख देते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे नली का नाम क्या है, पूरे नली का नाम है फैलोपियन नालिका, फैलोपियन नालिका। सही है। उसके बाद जब जाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो ये जो संरचना दिख रही है, हालांकि सबका लोकेशन बताइए, पूरा जो संरचना दिख रही है ये वाला इस, यही आपका गर्भाशय, यही आपका गर्भाशय। ठीक है, बाकी एक एक बात करेंगे सबके बारे में एक एक करके। उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो, यहाँ से यहाँ तक जो संरचना दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, इस संरचना जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ग्रीवा, यही आपका ग्रीवा।
ठीक है। और फिर ये जो संरचना दिख रहा है यहां से ये पूरा ये संरचना, यही आपका योनि, ये क्या है आपका, यही आपका योनि। इतना स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबके बारे में अपन लिख दिए। बाकी बाह्य जननेंद्रिय यहाँ पे होता है, योनि के अग्रभाग पे स्थित होता है। ये सब बाह्य जननेंद्रिय जितना भी है, जघन, सेल, बृहत, भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भगशेखर और योनि छद, ये सब बाहर, मतलब योनि के बाहर स्थित होता है। अब वहां पे तो कोई एग्जैक्ट लोकेशन है नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग योनि मतलब इसको काट के ऐसे दिखा रहे हैं, अपन गर्भाशय को ऐसे काटे भी से, उसका अनुप्रस्थ काट दिखा रहे हैं ना। इसके अलावा स्तन ग्रंथियां जो होता है, स्तन ग्रंथि आपको पता है कि कौन आपको जो चेस्ट पे होता है ना, और वहां पे क्या होता है, स्थित होता है, एक जोड़ी होता है स्तन ग्रंथियां, है ना। आपको पता है लड़कियों में जो होता है ना, लड़कियों के मतलब उदर गुहा के ऊपरी हिस्से में, उदर गुहा के ऊपरी हिस्से में, है ना, क्या होता है, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां स्थित होता है। और अगर बार्थोलिन ग्रंथिया के बारे में बात करें तो बार्थोलिन ग्रंथिया भी क्या होता है, योनि 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 के दोनों साइड, योनि है, योनि का जो मार्ग होता है उसके दोनों साइड एक एक बार्थोलिन ग्रंथिया स्थित होती है, मतलब एक जोड़ी भी होती है, ठीक है ना। बाकी सबका क्या क्या में पढ़ते हैं सबको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज, अंडाशय को हम कवर कर चुके थे पिछले लेक्चर में, इसको कवर कर चुके थे, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे आज। इसको पूरा बढ़िया से कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस लेक्चर को देखिए पहले, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, ठीक है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी या फैलोपियन नालिका को। तो सबसे दूसरा जो अंग आज हम कवर करने वाले हैं, दूसरा क्या है मेरा, वो है अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी, या इसी को बोलते हैं फैलोपियन नालिका। फैलोपियन नालिका, आराम से देखते चलिए, इसको अपन कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ध्यान से कवर करेंगे, है ना। देखते चलिए आप लोग। तो अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी या फैलोपियन नालिका के बारे में अगर देखें अपन, तो ये है क्या। तो अंडवाहिनी और या डिम्बवाहिनी जो होता है वो करता क्या है, तो सबसे पहला बात अगर देखें तो यह करता क्या है, कि अंडाशय को, ये जो अंडाशय आपका, ये अंडाशय दिख रहा है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम कर रहा है। ये आपका गर्भाशय है और ये आपका अंडाशय है। अंडाशय को गर्भाशय से जो जोड़ने का काम करता है, ये कौन करता है, अंडवाहिनी करता है ना। तो सबसे पहला बात इसके बारे में हमको समझ में आया, सबसे पहला बात जो समझ में आया क्या, कि यह अंडाशय को, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। गर्भाशय से जोड़ती है, पहला बात समझ में आया हमको। सेकंड बात, सेकंड बात क्या समझ में आया हमको आगे, सेकंड बात अगर समझे, ठीक है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ रहा है। अब इसके अंदर देखा जाए तो फैलोपियन नालिका के अंदर के जो गुहा होता है, इसको अगर काटे, काट करके अगर हम देखें, है ना, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब को अगर हम काट के देखें, मतलब ये छोटा सा हिस्सा को हम काट दे रहे हैं, और काट को अगर देखें तो काट करके अगर देखेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, हम इसको काट दिए, मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ये ऐसा है, तो काट करके जब देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत पतला पतला महीन संरचना देखने को मिलेगा, है ना, ये दिख रहा है ना, बहुत पतला पतला महीन संरचना होता है, जिसको बोलता रहता है पछमाभी एपिथेलियम, पछमाभी एपिथेलियम, या फिर इसको सिलिया भी कहा जाता है ना। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको कहा जाता है पछमाभी एपिथेलियम, पछ पछमाभी एपिथेलियम,
या इसको सीलिया भी कहा जाता है। ये करता क्या है? ये करता क्या है? मान लीजिए इसके अंदर जो संरचना है पतला पतला है, पछमाभी एपिथेलियम जिसको हम बोल रहे हैं या सिलिया जिसको बोल रहे हैं, क्या करता है? तो ये जो होता है ना बाबू, ऐसे लहराते रहता है, गति करते रहता है, गति करते रहता है। और होता क्या है कि जब अंडोत्सर्ग होता है, मतलब अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है, तो अंडाशय से अंडाणु जब निकलता है, पता है ना, यहाँ पे ग्राफियन पुटक आन के यहाँ पे फट जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ग्राफियन पुटक यहाँ पे आके फट गया, और फटने के बाद ये अंडाशय निकल गया, अंडाणु निकल गया, ठीक है। ये अंडाणु जब निकलता है, ये क्या है? ये आपका अंडाणु, ये है आपका अंडाणु। जब अंडाणु निकलता है तो ये अंडाणु को ये झालर पकड़ लेता है, ये झालर होता है बेसिकली, है ना, इसके बारे में बताएंगे अपन। ये झालर होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है झालर, इसको बोलते हैं झालर, झालर, सॉरी गलती, झालर। इकर होता क्या है, जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो ये अंडाणु को झालर पकड़ लेता है, और पकड़ करके कहाँ लेके जाता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कौन? फेलोपियन ट्यूब मतलब फेलोपियन नालिका के अंदर। और जब फेलोपियन नालिका के अंदर अंडाणु जाता है तो अंडाणु तो अचल होता है, क्योंकि अंडाणु के पास कसाभिका होता नहीं है ना। अंडाणु के पास पूछ वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे शुक्राणु जो होता है ना, शुक्राणु, इसके पास पूछ होता है, कसाभिका होता है, और इसी कसाभिका के मदद से शुक्राणु गति करता है। लेकिन जो अंडाणु होता है, अंडाणु के पास कसाभिका नहीं होता है, इसके पास पूछ नहीं होता है, और कसाभिका नहीं होने के चलते होता है अचल। अंडाणु कैसा होता है? अंडाणु होता है अचल, मतलब ये गति नहीं कर सकता है, ये अचल होता है। अब एक बात बताइए, ये अचल है, गति नहीं कर सकता है, तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इसको झालर पकड़ के यहीं छोड़ दे तो ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा जी। जबकि निषेचन की क्रिया आपको पता है कि यहाँ कहीं होता है, जिसको तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन बोलेंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो होता क्या है कि जैसे अंडाशय से अंडाणु निकलता है, झालर पकड़ लेता है, इसको अंदर लेके जाता है, और जब अंदर लेके जाता है तो ये जो पछमाभी एपिथेलियम जिसको सिलिया बोल रहे हैं अपन, इसमें होते रहता है गति, ये लहराते रहता है, यूं यूं गति करते रहता है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंडाणु आ गया, तो ये अंडाणु क्या करेगा? इसीलिए जब ऐसे लहराएगा ऐसे, तो इसको आगे की ओर धक्का देता है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो सिलिया का यही काम है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे कि इसकी गुहा में, मतलब अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी की गुहा में क्या होता है? इसकी गुहा में, इसकी गुहा कौन एपिथेलियम? पछमाभी एपिथेलियम द्वारा आस्तरित होती है, पछमाभी एपिथेलियम, पछमाभी एपिथेलियम जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिया, द्वारा क्या होती है? आस्तरित होती है, आस्तरित होती है। बाकी सिलिया का आपको समझ में आ गया काम क्या है ना, एपिथेलियम का काम क्या है। आगे अगर बात करें अपन, है ना, आगे अब अगर देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब का कुल 3 भाग होता है। कै भाग? 3 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है? तो सबसे पहला भाग जो होता है, ये जो चौड़ा वाला भाग है, जो अंडाशय के समीप होता है, अंडाशय के समीप होता है, इस चौड़े वाला भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कीपक। इसको कहा जाता है कीपक, कीपक, है ना। जब कीपक जब आगे बढ़ता है तो एक नली में खुलता है, यहाँ पे ये नली जो होता है, इसको कहा जाता है, इसको बोला जाता है तुम्बिका, तुम्बिका, ठीक है। और जब ये नली गर्भाशय को से मतलब गर्भाशय के समीप पहुंचता है तो ये आगे एक नली बनता है ना, इसका एक अलग नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। तो एक
देखिए नली एक ही है, यहां से लेके यहां तक पूरा एक ही नली है, बस जगह जगह पे इसका नाम चेंज हो गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका नाम पड़ा कीपक, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका नाम हो गया तुम्बिका, फिर उधर नाम हो गया इसका संकीर्ण पथ, ऐसा कुछ। नली एक ही है, खाली सबका नाम अलग अलग है ना। तो अगर देखा जाए तो अंडवाहिनी या फेलोपियन नालिका जो होता है, फेलोपियन नालिका के क्या भाग होता है, 3 भाग होते हैं, है ना। तो इसका मुख्यतः 3 भाग है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में जो बनेगा क्या बनेगा कि इसका मुख्यतः 3 भाग है। तीन भाग है ना। कौन कौन से भाग हैं जी? तो सबसे पहला जो भाग है इसका, उसका नाम है क्या, उसका नाम है कीपक। कीपक, इसको कूपिका भी कहीं लिखता है, नहीं कीपक याद रखिएगा। इसका पहला भाग क्या है, कीपक। सेकंड जो भाग है, सेकंड, उसका नाम है तुम्बिका। और तीसरा जो भाग है उसका नाम है संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ, सही है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। कीपक है क्या, अंडाशय के समीप वाला भाग। कीपक है क्या, अंडाशय के समीप वाला भाग, है ना। यह अंडाशय के, यह अंडाशय, अंडाशय के समीप चौड़ा भाग है, चौड़ा, है ना, है ना, समीप कीप, कीप के जैसा भाग है, समीप कीप के जैसा भाग है ना। कीप के जैसा, कीप के जैसा संरचना है, लिख लीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। कीप के जैसा संरचना है ना। है यहाँ पे अंडाशय के समीप है, कीप के जैसा होता है, देखिए दिख भी रहा होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे नोटिस करिए, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तुम्बिका क्या है जी। तो तुम्बिका क्या है, कीपक आगे की ओर एक चौड़ी नली में खुलते है, एक नली में खुलते है, जिसको क्या कहता है, तुम्बिका। तो क्या बोलेंगे कि कीपक, कीपक आगे एक नली में खुलती है, जिसे तुम्बिका कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तुम्बिका कहा जाता है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। है ना। और जो तीसरा है, यह है संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ, एक एक में लिखिए, क्या दिक्कत है। तो ये संकीर्ण पथ जो है वो क्या है, ये भी एक नली है जो क्या करती है, गर्भाशय को फैलोपियन नलिका से जोड़ती है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि यह, है ना, एक नली है जो आगे, है ना, मतलब क्या, तुम्बिका आगे की ओर एक नली में खुलती है जो गर्भाशय में खुलती है ना, जिसे क्या कहता है, संकीर्ण पथ, है ना। तुम्बिका या फिर तुम्बिका आगे की ओर, आगे की ओर एक नली में खुलती है, खुलती है जो, जो क्या करता है, जो गर्भाशय, गर्भाशय में
खुलती है उसे क्या बोल सकते हैं, उसे संकीर्ण पथ। ठीक है, बात समझ में आ गया, तीनों के बारे में समझ गए। कीपक क्या है, अंडाशय के समीप कीप के जैसे संरचना है यहाँ पे, है ना। और कीपक जब आगे बढ़ता है तो कीपक आगे जाके एक नली में खुलता है, इसको क्या कहता है, तुम्बिका। और तुम्बिका आगे की ओर एक नली में खुलेगा, तुम्बिका आगे बढ़ के एक नली में खुलेगा, जो आगे गर्भाशय में खुलता है, इसको कहा जाता है संकीर्ण पथ कहा जाता है। क्लियर है, ये तीनों के बारे में अपन जान गए। अब एक बात और याद रखिएगा कि कीपक के अग्र सिरे पर, है ना, एक झालर नुमा संरचना होता है, या फिर एक उंगली समान, कीपक के अग्र सिरे पर एक उंगली जैसा प्रद्रव्य या उंगली जैसी संरचना निकली होती है, जिसे झालर कहा जाता है। ये भी एक बात याद रखिएगा कि कीपक के अग्र सिरे पर अग्र सिरे पर उंगली के समान संरचना निकली होती है जिसे झालर कहा जाता है। कहा जाता है, सही है, और बात समझिएगा, झालर कहा जाता है। तो ये है आपका झालर, ये वाला झालर है ना। या फिर यहाँ पे इसको झालर का डिफिनेशन ही बना लीजिए। तो झालर है क्या, तो झालर के बारे में हमने बता दिया कि कीपक के अग्र सिरे पर उंगली समान जो संरचना निकला होता है उसी को अपन बोलते हैं झालर। क्लियर है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो पूरा नली दिख रहा है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक नली जो दिख रहा है आपको, इसका अगर पूरा लंबाई पूछ लिया जाए कि कितना लंबा होगा ये नली, तो इसका लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। हाँ, मानते हैं वो छोटा होता है, लेकिन उसका लंबाई उतना ही होता है। तो अगर पूछेगा कि फैलोपियन नालिका का लंबाई कितना होता है, तो फैलोपियन नालिका की लंबाई, फैलोपियन नालिका की लंबाई, कितना होता है बाबू, तो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अच्छा, आगे और कुछ कुछ बातें अगर यहाँ पे जानना चाहें फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नालिका से संबंधित, तो बात क्या है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, शुक्राणु को ये कौन झालर पकड़ लिया, पकड़ करके यहाँ लेके आया। अब क्या होता है, ये शुक्राणु जो होता है, सॉरी सॉरी अंडाणु, आई एम रियली सॉरी, अंडाणु को झालर पकड़ लिया और पकड़ करके अंदर लेके चला गया, है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब जाहिर सी बात है, वहां जो पछमावी एपिथेलियम है, जो सिलिया है, वो यूं लहराते लहराते इसको गति कराते कराते यहाँ लेके आता है, यहाँ पे एक जगह होता है, यहाँ पे लेके आता है। ठीक है। अब यहाँ पे शुक्राणु रहता है, तब तक होता क्या है, तब तक होता ही है कि इधर से शुक्राणु का प्रवेश होता है। मान लीजिए यहाँ से शुक्राणु का प्रवेश हुआ और शुक्राणु बहुत सारा यहाँ से चलेगा और यहाँ से चल के यहाँ आएगा। मान लीजिए इस शुक्राणु यहाँ पे आया चल के, जब शुक्राणु यहाँ पे आता है तो ये दोनों आपस में मिलता है और मिलने की क्रिया को कहा जाता है निषेचन। क्या कहा जाता है, निषेचन। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि निषेचन की क्रिया होता कहाँ है। अगर कोई पूछेगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तो निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में ही होती है ना। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, फैलोपियन नालिका के अंदर ही होती है। लेकिन फैलोपियन नालिका में भी कहाँ होती है, तो फैलोपियन नालिका में एक जगह होता है, देखिए तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीच एक जगह है ना, बीच का भाग है ये, तो इसका नाम पड़ता है तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन। इसको बोलते हैं तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन। तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन। ठीक है, संकीर्ण पथ एक एक में लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन, और यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है ना। तो कभी ऑब्जेक्टिव में बन जाए कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है मादा जनन तंत्र के अंदर, तो याद रखिएगा तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन पे, जो कि फैलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि निषेचन की क्रिया है ना, निषेचन की क्रिया निषेचन की क्रिया है ना फैलोपियन नालिका के तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन पर होती है। फैलोपियन नालिका के तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन पर होती है। ठीक है ना। तो तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन कहाँ होता है जी, कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, एक जगह है ना, वहीं पे निषेचन की क्रिया होती है। तो इतना बात हम लोगों ने किसके बारे में जाना, फैलोपियन नालिका, फैलोपियन ट्यूब के बारे में जाना। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है जी, आगे अगर बात करें तो अब इसके आगे आता है गर्भाशय। यहाँ पे अगर देखिएगा तो आगे एक पार्ट है आपका क्या, गर्भाशय। इसको अगर पढ़ेंगे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो पढ़ लिए, अंडवाहिनी डिम्बवाहिनी या फैलोपियन नालिका के बारे में हम पढ़ लिए, तो अब पढ़ेंगे गर्भाशय के बारे में। तो आप जल्दी से इसको एक बार क्या कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया, अब इसको मिटाते हैं हम। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे गर्भाशय, क्या है, गर्भाशय, इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो गर्भाशय को अगर देखें, गर्भाशय थर्ड जो हम लोग का बन रहा है, थर्ड आपका गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय, इसके बारे में अगर देखा जाए तो गर्भाशय के बारे में क्या देखेंगे, आराम सुनिए। गर्भाशय जो दिख रहा है ना, ये इसी को बच्चा दानी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बच्चा दानी भी कहा जाता है। गर्भाशय को ही दूसरा नाम क्या है, गर्भाशय का ही दूसरा नाम है बच्चा दानी। तो गर्भाशय बोलिए तब भी ठीक, और बच्चा दानी बोलिए तब भी ठीक। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो गर्भाशय में होता क्या है, तो गर्भाशय अगर देखें तो गर्भाशय को ही बच्चादानी बोलते हैं, और यहीं पे भ्रूण का विकास होता है। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे भ्रूण का विकास होता है। जब यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन की क्रिया के पश्चात यह युग्मनज का निर्माण होता है, और वही युग्मनज आगे गति करता हुआ, गति करते करते आगे बढ़ता है, और जब उसमें और कोशिका विभाजन भी चलते रहता है। क्योंकि जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज एक कोशिका होता है, क्या कोशिका, सिंगल सेल होता है, लेकिन उसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। तो एक कोशिका जब युग्मनज यहाँ बन जाता है निषेचन की क्रिया के पश्चात, तो निषेचन की क्रिया के पश्चात जब यहाँ युग्मनज बनता है तो एक कोशिका होता है। अब एक से दो कोशिका बनता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, और ऐसे सेल डिवीजन भी होते जाता है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है ना। मतलब क्या होता है, एक कोशिका होता है सिंगल सेल, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, और 32 से 64। जब ये 64 कोशिकाओं की अवस्था में आता है, 64 कोशिकाओं की अवस्था में आता है, तो 64 कोशिका की अवस्था में जब युग्मनज आ जाता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहता है, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में ही यहाँ पे आकर के, यहाँ पे गर्भाशय के आंतरिक स्तर पे आकर के, लेयर पे आके 64 कोशिकाओं की अवस्था में वो अंतररोपित हो जाता है, जिसको अंतररोपण कहा जाता है ना। तो 64 कोशिका की अवस्था में जो आता है, मतलब कौन, युग्मनज, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। तो याद रखिएगा इसके बारे में।
है ना, और यहीं पे अंतरोपित हो जाता है, इस क्रिया को अंतरोपण कहते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे और भी चीजें समझना है। अब देखिए यहीं पे इसका भ्रूणीय परिवर्धन होता है, यहीं पे भ्रूण बनता है और यहीं पे उसका विकास होता है, गर्भाशय में ही इसका विकास होता है, शिशु का रूप ले लेता है गर्भाशय में ही। तो गर्भाशय में सबसे पहला बात, गर्भाशय के बारे में सबसे पहला बात क्या समझे अपन, गर्भाशय को बच्चादानी कहते हैं, तो समझ में आ गया। इसके अंदर इसमें ही भ्रूण का विकास होता है, है ना, और वह है ना विकसित होकर शिशु के रूप में परिवर्तित होता है ना, शिशु के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है जी, तो गर्भाशय के बारे में पहला बात हमको ये समझ में आया। आगे गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय का 3 स्तर होता है, मतलब 3 लेयर होता है गर्भाशय का। ठीक है, अब तीनों का अपना अपना काम है अलग अलग। सबसे बाहरी देखिए गर्भाशय जो दिख रहा है इसका 3 स्तर होता है। एक सबसे बाहरी स्तर होता है ई, जो सबसे बाहरी स्तर होता है इसको बोला जाता है परिगर्भाशय। क्या कहा जाता है इसको बाबू, याद रखिएगा, जो गर्भाशय का जो सबसे बाहरी स्तर है इसको बोला जाता है परिगर्भाशय। ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे करके आप लोग समझिएगा, चीजों को समझ के पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा पढ़ने में। जो गर्भाशय का सबसे बाहरी स्तर है उसका नाम है परिगर्भाशय। परिगर्भाशय जिसको पेरीमेट्रियम भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसका नाम है पेरीमेट्रियम, है ना। तो परिगर्भाशय या यहाँ पे लिख भी देते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, हालांकि इंग्लिश वर्ड है पेरीमेट्रियम। ठीक है, अच्छा उसके बाद मध्य वाला स्तर होता है जिसको कहा जाता है गर्भाशय पेशी स्तर। क्या कहा जाता है इसको, गर्भाशय पेशी स्तर, है ना, गर्भाशय पेशी स्तर, है ना, जिसको मायोमेट्रियम भी कहा जाता है। गर्भाशय पेशी स्तर को ही मायोमेट्रियम कहा जाता है। और एक सबसे लास्ट अंदर वाला स्तर होता है ई, सबसे अंदर होता है, है ना। इसको कहाँ लिखे, इधर लिख देते हैं अपन। ठीक है, इधर तो जगह है नहीं, यही लिख देते हैं कि एक सबसे अंदर वाला स्तर होता है गर्भाशय का। ठीक है, इधर लिखे हैं देखिए, गर्भाशय का सबसे अंदर वाला स्तर होता है जिसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम, या फिर इसको बोलते हैं गर्भाशय अंतः स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर। अब तीनों का काम समझिएगा क्या काम होता है। ठीक है, गर्भाशय का जो बाहरी स्तर है जिसको पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं या परिगर्भाशय बोल रहे हैं, ये झिल्ली में होता है ना, झिल्ली में स्तर है ये, है ना, झिल्ली में स्तर है ये। ठीक है, गर्भाशय पेशी स्तर जो है, गर्भाशय पेशी स्तर ये क्या होता है, मोटी चिकनी पेशी युक्त स्तर है, मोटी चिकनी से बना स्तर है ये, है ना, मोटी चिकनी पेशी से बना स्तर। ये क्या होता है, मोटी चिकनी पेशी, है ना, मोटी चिकनी पेशी स्तर, ऐसे लिख देते हैं, मोटी चिकनी पेशी स्तर, समझ जाइएगा, मोटी चिकनी पेशी से बना होता है ये स्तर। ठीक है ना, जिसको गर्भाशय पेशी स्तर कहा जाता है। और गर्भाशय अंतः स्तर जो होता है ना, गर्भाशय अंतः स्तर ये होता है ग्रंथिल, है ना, एक ग्रंथिल स्तर होता है, समझिएगा बातों को। गर्भाशय जो पेशी स्तर होता है, सॉरी बाहरी स्तर होता है, गर्भाशय का जो बाहरी स्तर है, जो झिल्ली में स्तर होता है, ये क्या होता है, ये मतलब लचीलापन प्रदान करता है, गर्भाशय को लचीलापन प्रदान करता है ना, और ये मतलब ज्यादा कुछ इसका काम है नहीं।
हाँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है गर्भाशय पेशी स्तर का, है ना, जिसको जो मोटी चिकनी पेशी स्तर होता है, और खास करके इस स्तर का प्रसव के समय पार्चुरेशन अर्थात जब शिशु का जन्म होता है उस समय इसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो करता क्या है भाई, तो गर्भाशय का जो पेशी स्तर है, जो मोटी चिकनी पेशियों का बना होता है, जब शिशु का जन्म होने वाला होता है तो इस स्तर में बहुत तेज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कहने का मतलब बहुत तेज सिकुड़न होता है, संकुचन होता है, और उस तेज संकुचन के वजह से ही क्या होता है, बेबी का जन्म हो पाता है ना। तो बहुत तेज संकुचन किसमें होता है, यही गर्भाशय पेशी स्तर में। कब, जब शिशु का जन्म होने वाला होता है तब, है ना। और वही संकुचन के वजह से शिशु जो होता है वो गर्भाशय से कहाँ आता है, गर्भाशय से योनि के रास्ते कहाँ आता है, बाहर आता है। क्लियर है। और बाकी जो गर्भाशय अंतः स्तर है, ये क्या करता है, ये शिशु को यानी भ्रूण को पालने का काम करता है, उसको पोषण देने का काम करता है। क्योंकि आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि जब यहाँ पे जब शुक्राणु पहुंचता है, शुक्राणु जब यहाँ पहुंचता है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो निषेचन की क्रिया होने के पश्चात क्या होता है, स्त्रियों के शरीर में कुछ हार्मोन में परिवर्तन होता है, और हार्मोन में परिवर्तन होने से क्या होता है कि जो गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है ना, जिसको इसका नाम है एंडोमेट्रियम, इसको बताए थे, इसका नाम है क्या, इसको एंडोमेट्रियम भी बोला जाता है इंग्लिश में, एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो आंतरिक स्तर है एंडोमेट्रियम है, ये क्या करता है, जब निषेचन हो जाती है तो ये स्तर क्या हो जाता है, और मजबूत बन जाता है, ताकि यहाँ पे आकर के भ्रूण जो है ना अंतरोपित हो सके, और अंतरोपण के पश्चात फिर यहीं पे इसी स्तर के द्वारा उसका पोषण होता है, यही स्तर उसका पोषण करता है, और उस भ्रूण को विकसित करके एक शिशु का रूप देता है। तो इसका भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो निषेचन की क्रिया नहीं होने के पश्चात क्या होता है, स्त्रियों के शरीर में हार्मोन में परिवर्तन होता है, और हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता क्या है कि जो गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है ना, अंतः स्तर, जो इसको एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, ये स्तर क्या होता है, टूटने लगता है। कब, जब निषेचन की क्रिया नहीं होती तब। और निषेचन की क्रिया नहीं होने पर यही स्तर टूट करके क्या रुधिर का रूप ले लेता है, रक्त का रूप ले लेता है, और वही क्या होता है, योनि के रास्ते ब्लड के रूप में बाहर आता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं, मासिक चक्र या आर्तव चक्र का नाम देते हैं। ले रहे जी, तो यही चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा बात यहाँ का समझ में आया, इसका मुख्यतः है ना, यह मुख्यतः 3 स्तरों से घिरा होता है, या 3 पेशीय स्तरों से घिरा होता है। यह ऐसे लिख देंगे, इसका, या ऐसे लिखिए, यह मुख्यतः 3 स्तरों द्वारा घिरा होता है। यह मुख्यतः 3 स्तरों द्वारा घिरा होता है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सा स्तर है जी, जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्तर है, पहला स्तर क्या है, गर्भाशय, क्या गर्भाशय या परिगर्भाशय, जिसको बोल रहे हैं गर्भाशय के बाहरी स्तर है, पहला है परिगर्भाशय, परिगर्भाशय, या इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये क्या है, यह गर्भाशय का बाहरी स्तर है, सबसे बाहरी स्तर है, जो झिल्ली है ना, जो झिल्ली में स्तर है ना, यह गर्भाशय का सबसे बाहरी स्तर है, जो झिल्ली में होता है, जो झिल्ली में होता है ना। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, दूसरा जो है, दूसरा जो स्तर है, दूसरा कौन स्तर है जी, तो दूसरा है
गर्भाशय पेशी स्तर है ना, इसी को मोटी चिकनी पेशी वाले स्तर होता है वो, गर्भाशय पेशी स्तर। दूसरा है गर्भाशय पेशी स्तर, या फिर इसी को बोला जाता है मायोमेट्रियम। ठीक है, तो मायोमेट्रियम क्या है, यह गर्भाशय के बीच वाला स्तर है, यह गर्भाशय के बीच वाला स्तर है जो मोटी चिकनी पेशियों से बना होता है ना। यह गर्भाशय के बीच का स्तर है जो मोटी चिकनी पेशियों का बना होता है, पेशियों का बना होता है ना। जो मोटी चिकनी पेशियों का क्या होता है, बना होता है। प्रसव के समय, इसमें लिख देते हैं, प्रसव के समय इसमें है ना तेज संकुचन होता है जिससे शिशु का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। ठीक है जी, तो इसका अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा जो सॉरी तीसरा जो है, दूसरा हो गया, तीसरा जो है स्तर उसका नाम है क्या, गर्भाशय अंत स्तर, जिसको एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। गर्भाशय अंत स्तर है ना, जिसको बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम। है ना, तो क्या बोलेंगे, यह गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर है, सबसे आंतरिक स्तर है ना, जो निषेचन के पश्चात भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। प्रदान करता है, ये बात जान लीजिए, भ्रूण का प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, निषेचन की क्रिया नहीं होने पर, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं हम ये बात, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होने पर है ना, यह टूटकर रुधिर का रूप ले लेता है और योनि के रास्ते प्रत्येक 28 दिन पर बाहर निकलता है, जिसे है ना मासिक चक्र कहा जाता है।
है ना। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। तो हम लोग गर्भाशय को कवर किए पूरा ढंग से, गर्भाशय के बारे में पूरा जानकारी हम ले लिए, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिए। तो गर्भाशय क्या था, क्या है गर्भाशय, है ना। अब गर्भाशय हम लोग आज दो चीज कवर किए, अंडवाहिनी और गर्भाशय। बाकी की जो भी चीजें हैं वो अगले पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो गया है ना। तो देखिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ पूरा इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बता रहे हैं, है ना। तो पूरा इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बता रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीजें। आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको कैसा भी लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।